तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, जो कि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस किसे कहते हैं। देखो, सेप्सिस कहते हैं प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन को, एसेप्सिस कहते हैं एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस का क्या मतलब? इस यूनिट में हम वो तमाम प्रोसीजर, प्रिंसिपल और मेथड्स पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है और आप लोगों ने इनको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन किसे कहते हैं? An infection is the invasion of body tissue by disease causing microorganism। कि जब हमारे पास ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काजिंग वाला हो, बीमारी पैदा करने वाला हो, और जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है, हमारे किसी सेल या टिश्यू के अंदर इंटर होता है, देयर मल्टीप्लिकेशन, उसकी मल्टीप्लिकेशन वो तादाद बढ़ाता है और हमारे बॉडी का जो रिएक्शन होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ या टॉक्सिन की तरफ, तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन काजिंग एजेंट का हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाना और हमारे खुलियों को या हमारे टिश्यू को ख़राब करना, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। सही है। अब जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है तो हमारे बॉडी का रिस्पांस भी होता है। तो क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज द रिस्पांस ऑफ अ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। जब हमारे बॉडी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने इन्फेक्शन काज किया था, तो इन्फेक्शन की तरफ या किसी भी इंजरी की तरफ हमारे बॉडी का जो रिस्पांस होता है, जो किस शक्ल में होता है, वो जगह स्वेल हो जाती है, वो जगह, उस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी के लिहाज से, उस जगह पे रेडनेस होती है, उस जगह पे टेंडरनेस, स्वेलिंग होती है और पेन होता है। जब इस तरह का रिस्पांस हमारी बॉडी शो करती है किसी भी इन्फेक्शन की तरफ, तो इस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। सही है, आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी निकला है पैथोजन से। कोई भी एजेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जाके डिजीज काज कर सके तो उसको पैथोजन कहते हैं। अब किसी भी पैथोजन की ये डिजीज काजिंग एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अगर उसकी एबिलिटी ज़्यादा है तो मतलब उस एजेंट पैथोजन की पैथोजेनिसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ पैथोजन to produce an infectious disease in an organism। तो इस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब हमारे पास टर्मिनोलॉजी है सेप्सिस। सेप्सिस इज अ कंडीशन in which the body is fighting a severe infection that has spread via the blood stream। जब हमारे पास हमारे बॉडी में
इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं सेप्सिस। और हम कहते हैं कि ये पेशेंट सेप्सिस में है, तो क्या मतलब? इसका मतलब कि इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैल चुका है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड सेप्सिस। सही है। इफ अ पेशेंट बिकम सेप्टिक दे विल लाइकली हैव लो ब्लड प्रेशर leading to poor circulation and lack of perfusion of vital tissue and organ। जब कोई पर्सन सेप्सिस में होता है तो उसका मतलब क्या कि वो इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसकी सर्कुलेशन पुअर हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है, ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी के जो मेजर आर्गन हैं उनकी ब्लड परफ्यूजन कम हो जाती है। जब ब्लड परफ्यूजन उनकी कम हो जाती है तो जो सेप्सिस में जो पेशेंट होता है वो सेप्टिक शॉक की तरफ चला जाता है। और जब सेप्टिक शॉक में कोई पर्सन होता है तो उसमें मेजर आर्गन फेल्यूअर या मल्टी आर्गन फेल्यूअर का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि किडनी की तरफ ब्लड सही से नहीं जा रहा, लिवर की तरफ ब्लड सही से नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाइटल टिश्यू और आर्गन हैं उनकी तरफ ब्लड ना पहुंचने की वजह से उनके खराब होने का खदशा होता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेप्टिक शॉक एंड इज समथिंग रिफर्ड टू एज सेप्टिक शॉक। कि अगर एक पर्सन सेप्सिस में है, उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, वो उसके साथ फाइट कर रहा है, लेकिन वो इन्फेक्शन इतने हद तक बढ़ जाए कि उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो, तो जब ब्लड प्रेशर लो हो तो वाइटल आर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगी तो आपके वाइटल आर्गन फेल होना शुरू कर जाएंगे। तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, कि ये पर्सन या ये पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। तो अभी आप लोगों का सेप्सिस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात आ जाती है एसेप्सिस की। तो द टर्म एसेप्सिस मीन द एब्सेंस ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जब हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को प्रोड्यूस करे उनकी एब्सेंस को हम कहते हैं एसेप्सिस। अगर एक जगह पे इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि वो जगह सेप्टिक है या सेप्सिस है वहाँ पे। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस है, तो इसको हम कहते हैं एसेप्सिस। सेकेंडली क्या है कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब्स टू एन इररिड्यूसिबल नंबर। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 100% खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एसेप्सिस किसे कहते हैं? एसेप्सिस इसे भी कहते हैं कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को उस लेवल तक कम करें कि उससे ज़्यादा हम कम ना कर सके और वो डिजीज काज ना करे, तो उस कंडीशन को भी एसेप्सिस कहते हैं। सम टोटल ऑफ द एफर्ट to keep the patient environment free from contamination and the patient free from colonization। तो एसेप्सिस किसे कहते हैं? उस तमाम एफर्ट को, उस तमाम मेहनत को कहते हैं जिसके ज़रिए आप पेशेंट की इन्वायरमेंट को फ्री कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कंटेमिनेशन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनाइजेशन से। जब आप किसी भी पेशेंट को और उसके इन्वायरमेंट को फ्री करते हैं तो इसको हम कहते हैं एसेप्सिस। तो ये जितने भी अंडरलाइन हैं इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सही है। कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस में आगे हैं कि द नर्स एफर्ट टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक। कि अगर कोई नर्सिंग स्टाफ कहता है कि मैं अपने पेशेंट में इन्फेक्शन के ऑनसेट को
मतलब इन्फेक्शन के स्टार्ट को, और अगर इन्फेक्शन के साथ एक मरीज आया है तो उसकी इन्फेक्शन को किसी और पर्सन के तरफ स्प्रेड ना करूं, अगर एक नर्स ये एफर्ट करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना लाजमी होगा। तो नर्सिंग स्टाफ जो है वो ऑनसेट और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करते हैं। एसेप्टिक टेक्निक इज एन एफर्ट टू कीप द क्लाइंट एज फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन काजिंग पैथोजन एज पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल हो सके हमने अपने पेशेंट को इन्फेक्शन काजिंग पैथोजन से बचाना होता है। इस तरीके को या इस प्रोसेस को कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक इज द एफर्ट टू कीप द पेशेंट, ये तो हो गया है, एज फ्री फ्रॉम हॉस्पिटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल। जो एसेप्टिक टेक्निक है ना, उसमें नर्सिंग स्टाफ ये भी कोशिश करेगा कि एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करके हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उसको भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। अगर इन्फेक्शन के साथ आया है तो उसका ये इन्फेक्शन किसी और पेशेंट को ट्रांसफर ना हो, उसका ये इन्फेक्शन जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो इसके लिए जो टेक्निक फॉलो करेगा नर्स, तो उसको कहते हैं एसेप्टिक टेक्निक। अब वो किस तरह अपने पेशेंट को इन्फेक्शन काजिंग एजेंट से बचा सकता है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय एंश्योरिंग दैट ओनली स्टेराइल इक्विपमेंट and fluid are used during invasive medical and nursing procedure। invasive procedure जिसमें कट लगता है, जिसमें प्रिक लगता है, मतलब इंजेक्शन आप लगाते हो तो ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, कोई सर्जरी होती है ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। अगर एक नर्सिंग स्टाफ कहती है कि मैंने एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करके पेशेंट को एसेप्टिक करना है और उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, तो उसको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल इक्विपमेंट वो यूज कर सकती हैं, या जो फ्लूइड है वो साफ सुथरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लूइड वो यूज करेगी किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर में, ताकि वो अपने पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सके। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ एसेप्सिस। तो एसेप्सिस के मेनली दो टाइप्स हैं, एक है मेडिकल एसेप्सिस, दूसरा है सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस को क्लीनिंग टेक्निक भी कहते हैं, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मेडिकल सेप्सिस को क्लीनिंग टेक्निक भी कहते हैं, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस को कहते हैं स्टेराइल टेक्निक। ये आगे स्लाइड्स में आ रहा है, वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल एसेप्सिस किसे कहते हैं और सर्जिकल एसेप्सिस किसे कहते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे आप लोग ये एमसीक्यूज याद रख लें कि मेडिकल एसेप्सिस को क्लीनिंग टेक्निक भी कहते हैं, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस को स्टेराइल टेक्निक कहते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन एसेप्टिक प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेडिएशन। हम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन यूज होती है इंस्ट्रूमेंट को की स्टेरिलाइजेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग के लिए, जो ऑलरेडी कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूनिट में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, जो कि सेकेंड यूनिट था आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, ये सोल्यूशन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होंगे तो हमारे पास जो प्रोसीजर होगा वो एसेप्टिक प्रोसीजर होगा। डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल होते हैं जिससे हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को साफ करते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक से हम एनिमेट ऑब्जेक्ट को साफ करते हैं, जो ऑलरेडी हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूनिट में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद हैंड वॉशिंग जो है वो भी हम करते हैं, जिसमें मेडिकल हैंड वॉश आता है, सर्जिकल हैंड वॉश जिसके 7 स्टेप्स हैं, और हैंड वॉशिंग जो है वो इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किए हैं पिक्चर के साथ। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लव्स आते हैं, जिसमें मास्क आता है, गाउन आता है,
कैप आता है, तो ये सारे क्या हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी की तरफ नहीं आएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। दूसरा, जब इन्फेक्टेड पर्सन को अटेंड करने के बाद मैं एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की तरफ जाऊंगा तो वो इन्फेक्शन मैं उसकी तरफ नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, मास्क वगैरह यूज किया था। तो इस तरीके से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑटोक्लेव एंड स्टेरिलाइजेशन इन क्लिनिकल इन्वायरमेंट, तो क्लिनिकल इन्वायरमेंट में हम स्टेरिलाइजेशन कर ले। स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद क्वारंटाइन हम कर सकते हैं। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन, ये दो टर्म्स जो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जब हम कहते हैं कि एक पर्सन में ये डिजीज हो सकती है, वो रिस्क पे है, तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको हमने अलग करना होता है तो उसको कहते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन करते ही इसलिए हैं कि उस पर्सन में अगर कोई डिजीज है तो वो किसी दूसरे पर्सन को वो डिजीज कम्युनिकेट ना हो। तो कम्युनिकेबल डिजीज में हम पेशेंट को आइसोलेट करते हैं या क्वारंटाइन करते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब जो दो टर्म्स थे जो हमने अभी एक्सप्लेन किए कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस, तो अभी जो है ना उनकी डिटेल है। जो मेडिकल एसेप्सिस हैं, तो द प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल एसेप्सिस हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड टू मेंटेन एन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। कि एक तो मेडिकल एसेप्सिस के जरिए हम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा इन्वायरमेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कंटेमिनेशन से पाक हो। तो चूंकि हमने पढ़ा था कि मेडिकल एसेप्सिस क्लीनिंग टेक्निक है, तो मेडिकल एसेप्सिस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करती है। द टेक्निक यूज टू मेंटेन मेडिकल एसेप्सिस इंक्लूड, हैंड वॉशिंग के जरिए हम मेडिकल एसेप्सिस कर सकते हैं, गाउन यूज करके हम मेडिकल एसेप्सिस कर सकते हैं, वेयरिंग फेशियल मास्क व्हेन एप्रोप्रिएट। तो ये तरीके फॉलो करके हम मेडिकल एसेप्सिस कर सकते हैं। ये टेक्निक है हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस के। All the measure aim to reducing the number of spread of microorganism, कि कोई भी हमारे पास ऐसा मैयर या प्रोटोकॉल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम करने और उसको फैलने के रोकने के लिए जो कोई टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं उसको मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। सही है। अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर द नर्स यूज बेसिक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन। फॉर एग्जांपल, मेडिकल एसेप्सिस आर चेंजिंग क्लाइंट बेड लिनिन डेली, हैंड वॉशिंग, बैरियर टेक्निक, रूटीन इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। तो कहते हैं कि जो डेली बेसिस पे नर्सिंग हमारे पास हॉस्पिटल साइड पे काम कर रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं। किसके लिए? इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने के लिए। अब इन्फेक्शन चेन जो है वो भी इस यूनिट में आएगा, वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक पेशेंट से इन्फेक्शन का नर्सिंग के पास आना और नर्सिस से वो इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट की तरफ जाना, ये पूरा के पूरा एक चेन होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए नर्सिस डिफरेंट मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक यूज करती हैं। जिस तरह पेशेंट की बेडशीट चेंज करना, उस डेली वो चेंज करवाते हैं। हैंड वॉश करना, इसके साथ बैरियर टेक्निक, मास्क का यूज़ करना, ग्लव्स का यूज़ करना, ये बैरियर हैं। सही है। और इसके साथ इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। तो ये तमाम क्या प्रोसीजर हैं? ये तमाम मेडिकल एसेप्टिक प्रोसीजर हैं जो कि नर्सिस फॉलो करते हैं। फॉलो आइसोलेशन टेक्निक एज अप्रोप्रिएट। अगर आपके पास आइसोलेशन टेक्निक अच्छा है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, तो आपने फॉलो करना होगा। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को आम पर्सन से
आइसोलेट करना होगा। क्लाइंट विद हायर ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू पैथोजन। अब वो पर्सन जो क्या है, ससेप्टेबल हैं, जो हसास हैं इन्फेक्शन की तरह, तो उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमने एक्सपोजर ऑफ पैथोजन से प्रिवेंट करना होगा कि बिल्कुल पैथोजन उसकी तरफ आए ही नहीं। In medical asepsis, an area or object is considered contaminated only if it is suspected of containing pathogen। अब मेडिकल साइड पे हम कहते हैं कि ये एक एरिया कंटेमिनेटेड है। क्यों, किस तरह कंटेमिनेटेड है, उस तरह कंटेमिनेटेड है कि अगर आपको शक है कि वहां पे पैथोजेंस होंगे तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन जिस जगह पे हैं वो जगह कंटेमिनेटेड होती है और उसके क्लीनिंग को हम कहते हैं मेडिकल एसेप्सिस। हैंड वॉशिंग जो आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि जिसके 7 स्टेप्स होते हैं, तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एसेप्सिस को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि अगर एक पेशेंट को आपने अटेंड किया और फिर हाथ धो लिए, उसके बाद दूसरे पेशेंट की तरफ जाते हो, तो आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हो, जो कि हमारे पास रियल में मेडिकल एसेप्सिस हैं। अब ये कुछ प्रिंसिपल हैं हमारे पास एसेप्सिस के, मेडिकल एसेप्सिस के, और ये आप लोगों ने एग्जाम के लिए याद रखना है कि when the body is penetrated and natural barrier such as skin is bypassed, the patient is susceptible to एनी माइक्रोब दैट माइट इंटर। कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन को ब्रेक करके या आपके स्किन के पेनेट्रेट करके अंदर इंटर हो जाता है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आप में डिजीज काज कर ले। इवन दो इंटेक्ट स्किन इज अ गुड बैरियर against microbial contamination, a patient can become colonized with microbe if appropriate precaution are not taken। अब आप कहोगे कि स्किन तो इतना टाइट है, सख्त है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इंटर हो सकते हैं। देखो, अगर आप मेडिकल एसेप्सिस नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं करते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने तादाद में बढ़ जाते हैं कि वो आपकी स्किन पेनेट्रेट करके अंदर जाते हैं और अपनी तादाद इस लेवल तक बढ़ाते हैं कि आप में डिजीज काज हो जाती हैं। All body fluid from any patient is considered contaminated। किसी भी पर्सन के बॉडी से जो भी फ्लूइड आता है, चाहे वो सलाइवा है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो ब्लड है, सारा का सारा फ्लूइड कंटेमिनेटेड है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड जो है ना, वो आपने अपने हाथ पे नहीं छोड़ना और आपने उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड होता है वो फ्लूइड। अ क्लीन इन्वायरमेंट रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्लीन इन्वायरमेंट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करता है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होंगे तो डिजीज आपके पास कम होंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सर्व्स एज अ बैरियर टू माइक्रोबियल ट्रांसमिशन। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जिसमें ग्लव्स आते हैं, मास्क आते हैं, इसके अलावा गाउन वगैरह आते हैं, तो वो बैरियर का काम करते हैं और माइक्रोबियल ट्रांसमिशन को रोकते हैं। सही है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखोगे। कुछ और प्रिंसिपल हमारे पास हैं कि द हेल्थ केयर टीम एंड द इन्वायरमेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन फॉर द पेशेंट। जो हेल्थ केयर टीम होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, बाकी डॉक्टर्स वगैरह, वो और इन्वायरमेंट जो कंटेमिनेटेड हो, वो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकते हैं। क्यों? देखो, अब मैं नर्सिंग स्टाफ हूं, मैंने एक पेशेंट को अटेंड किया, हैंड वॉश नहीं किए, दूसरे पेशेंट की तरफ चला गया, तो मैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुआ वो दूसरे पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि वो मैं पहले पर्सन से मैंने इन्फेक्शन लिया है, मेरे हाथ गंदे थे, मैंने दूसरे मरीज को लगा लिए, अब उस बॉडी में वो इन्फेक्शन हो सकता है। सही है। Assess each patient to determine if he has infectious process। और हमने हर पेशेंट को एसिस करना है ये देखने के लिए कि आया उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। अगर इन्फेक्शन है तो उसी के मुताबिक हमने क्या करना होगा, एहतियात करना होगा। चूज द बैरियर अप्रोप्रिएट टू इन्फेक्शन प्रोसेस। आपने ऐसा बैरियर यूज करना है जो उस इन्फेक्शन प्रोसेस के
अप्रोप्रिएट हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पेशेंट के फ्लूइड को टच करना है तो मैं अपने हाथ पे ग्लव्स पहनूंगा। अगर मैंने सर्जरी करनी है तो मैंने पूरा गाउन पहनना है। तो हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो क्या करना है, वो अप्रोप्रिएट यूज करेंगे इन्फेक्शन प्रोसेस के मुताबिक। आइसोलेट द डिजीज नॉट द पेशेंट। आपने डिजीज को आइसोलेट करना है, पेशेंट को नहीं। क्या मतलब कि आपने उस पर्सन को जो आइसोलेट किया है उसके डिजीज को आपने कंट्रोल रख रहे हो। बाकी आप जाओगे उसको अटेंड करोगे, उसके बाद आपने अपने सेफ्टी प्रिकॉशन फिर से रिपीट करने हैं। तो हमने डिजीज को आइसोलेट करना है, ना कि पेशेंट को। क्या मतलब, ऐसी बात नहीं कि पेशेंट को हमने आइसोलेट किया अब उसकी तरफ हम जाते ही नहीं। पेशेंट को जाएंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन जिस ग्लव्स के साथ उसको अटेंड करते हैं वो ग्लव्स डिस्कार्ड करेंगे और नेक्स्ट ग्लव्स पहनेंगे किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड करने के लिए। ये हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस मेंटेन रखने की कंपोनेंट्स हैं कि हैंड वॉशिंग करना यूजिंग ग्लव्स, गाउन एंड मास्क एज इंडिकेटेड, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो वो क्लीन होने चाहिए। हैंडलिंग लाइनिन इन वे दैट प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। लाइनिन किसे कहते हैं, चादर को कहते हैं, बेडशीट को कहते हैं। तो वो हमने साफ सुथरे करवाने हैं पेशेंट उसके अटेंडेंट से कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स की स्प्रेडिंग ना हो, वो स्प्रेड ना हो। सही है। तो ये कंपोनेंट है जो आप एमसीक्यूज के लिए क्या कर लें, याद रख लें। अब दूसरा टर्म जो हमारे पास है सर्जिकल एसेप्सिस। तो सर्जिकल एसेप्सिस रिफर टू दोज प्रैक्टिसेस दैट कीप एन एरिया और ऑब्जेक्ट फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द स्पोर्स। अगर आप किसी एरिया को तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स से साफ करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। तो मेडिकल एसेप्सिस में हम सिर्फ क्लीन करते थे, इसमें हमने उस जगह को स्टेराइल बनानी है। स्पोर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक चीज हमने खत्म करनी होगी, तब सर्जिकल एसेप्सिस पॉसिबल होगा। स्टेराइल टेक्निक इज यूज to prevent introduction or spread of pathogen from environment into the patient। इसमें हम स्टीराइल टेक्निक यूज करते हैं। स्टीरिलाइजेशन हम करते हैं ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन के बॉडी में ना जाए। refer to the procedure used to keep the object or area sterile from microorganism। सर्जिकल एसेप्सिस में वो प्रोसीजर आते हैं जो क्या करते हैं, किसी एरिया को स्टेराइल रखते हैं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक जगह को आप स्टेराइल रख रहे हो, वहां पे स्पोर्स भी नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो उस जगह को हम कहते हैं कि ये सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो हो रहा है। और इस पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि ये सर्जिकल प्रोसीजर हो रहे हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर हमारे पास स्टेराइल प्रोसीजर होता है जहां पे सर्जिकल एसेप्सिस प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स को खत्म करते हैं तो इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। Surgical asepsis demand the highest level of aseptic technique and require that all area be kept as free as possible of infectious microorganism। जो सर्जिकल एसेप्सिस है ये क्या करता है कि हमारे पास एसेप्टिक टेक्निक फॉलो हो और जितना पॉसिबल हो एक जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर से पाक होनी चाहिए। तो सर्जिकल एसेप्सिस हाई है एज कंपेयर टू मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल में हम सिंपल क्लीनिंग करते हैं, जबकि सर्जिकल एसेप्सिस में हमने क्या करना होगा, उस जगह को स्टेराइल बनाना होगा, स्पोर्स फ्री बनाना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना होगा। और सर्जिकल टेक्निक जो टेक्निक है वो क्या है कि दिस टेक्निक कैन बी प्रैक्टिस बाय नर्स इन द OR, सर्जिकल इंसिजन या ऑपरेटिंग रूम, आर एट द बेड साइड वेयर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई आर यूज। देखो जो स्टेराइल जो हमारे पास सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक है तो ये नर्स भी फॉलो करती हैं कि जब बेड साइड पे IV लाइन लगाना हो या जो है किसी पेशेंट के वूंड की सफाई करनी हो, और ऑपरेटिंग रूम या ऑपरेशन थिएटर में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो ज़ख्म वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे आप मेडिकल एसेप्सिस से काम नहीं चलाओगे, वहाँ पे आपने सर्जिकल एसेप्सिस करने हैं।
In surgical asepsis, an area or object may be considered contaminated if touched by an object that is not sterile. अब सर्जिकल एसेप्सिस में कोई भी जगह को हम कंटेमिनेटेड तब कहते हैं कि जब वो इंस्ट्रूमेंट जो पहले स्टेराइल था वो किसी नॉन स्टेराइल चीज के साथ टच हो गया है, तो उसको कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कंटेमिनेशन है और इस चीज को आप सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक से गुजार लो। सही है। The nurse working with a sterile field or with sterile equipment must understand that the slightest break in technique result in contamination. देखो सर्जिकल एसेप्सिस जो है ना वो हम ओपन वुंड के टाइम पे करते हैं। सही है। अब अगर वुंड आपका ओपन है, इसमें थोड़ा सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक दो तादाद में चले गए फिर भी आप में डिजीज काज हो सकती है। तो हमने क्या करना होगा, हमने कि थोड़ा सा भी अगर आप सर्जिकल टेक्निक को ब्रेक करते हो तो आपके पास सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो नहीं होती और वो चीज़ या जगह कंटेमिनेट हो जाती है। A nurse in an operating room follow a series of steps to maintain sterile technique including applying a mask, protective eyewear, cap, performing surgical hand washing, apply and sterile gown and gloves। क्या है कि जो हमारे पास सर्जिकल ओटी वगैरह में या ऑपरेशन रूम में जो हमारे पास स्टाफ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनको फॉलो करना होता है स्टेराइल टेक्निक को, जिसमें मास्क का पहनना, आई वियर पहनना, बालों पे एयर कैप पहनना, उसके बाद सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना, स्टीराइल गाउन एंड ग्लव्स पहनना। तो ये क्या है, अगर इनको आप फॉलो करते हो तो आपके पास स्टीराइल एसेप्सिस होगी और वो टेक्निक स्टीराइल कहलाएगा और वो जगह जर्म्स और कंटेमिनेशन और स्पोर्स फ्री होगी। इफेक्टिवनेस ऑफ एसेप्टिक प्रैक्टिस डिपेंड ऑन नर्स कंसिस्टेंसी इन यूजिंग इफेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक। देखो जो हमारे पास एसेप्टिक प्रैक्टिस हैं, अगर नर्सिंग स्टाफ उसको बार बार और सही तरीके से फॉलो करती हैं तो तब हमारे पास एसेप्टिक टेक्निक इफेक्टिव होते हैं। सही है। अब जिस तरह हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस के प्रिंसिपल थे, इस तरह सर्जिकल एसेप्सिस के भी अपने प्रिंसिपल हैं कि ऑलवेज फेस द स्टीराइल फील्ड, डू नॉट टर्न बैक ऑन साइड ऑन अ स्टीराइल फील्ड, कि जो स्टीराइल फील्ड है उसकी तरफ आपने फेस करके जाना है, ना कि आप उसके बैक साइड, वो आपके बैक साइड पे नहीं होनी चाहिए स्टीराइल फील्ड। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें सारे आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपके पास स्टीराइल टेक्निक को अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फॉलो करना पड़े। स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स विच आर आउट ऑफ विजन आर कंसीडर्ड क्वेश्चनेबल। मिसाल के तौर पे कोई पर्सन आपको कहते हैं कि ये चीज़ ले ली, ये स्टीराइल है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो कि वो जगह वो चीज़ उसने कहाँ से ली है, तो आप इस पे फिर क्या कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते और इसकी जो स्टेरिलिटी है वो क्वेश्चनेबल होती है। कीप स्टीराइल इक्विपमेंट अबव योर वेस्ट लेवल और अबव टेबल लेवल। आपने क्या करना है कि स्टीराइल चीज़ों को आपने ऊंचा रखना है। सही है। अपने वेस्ट के मुताबिक या किसी टेबल के ऊपर आपने रखना है स्टीराइल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी सर्जरीज वगैरह के लिए जो यूज होते हैं, सीजर हो गया, ब्लेड वगैरह। डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ ओवर अ स्टीराइल फील्ड, नेवर रीच अक्रॉस स्टीराइल फील्ड। क्या है कि आपने स्टीराइल फील्ड को ना तो टच करना है, ना वहां पे आपने बोलना है, ना वहां पे आपने स्नीजिंग करनी है और ना आपने उस स्टीराइल फील्ड की तरफ जाना है बगैर पीपीई के। अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह आपने वो क्या किए हैं कि वो यूज़ किए हैं, वो पहने हुए हैं, तो फिर तो जा सकते हैं। अदरवाइज आप स्टीराइल फील्ड को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टच कर दिया तो वो आपके पास स्टीराइल नहीं रहेगा। कीप द अनस्टीराइल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम स्टीराइल फील्ड। जो अनस्टीराइल ऑब्जेक्ट है आप उसको दूर रखें। कीप द स्टीराइल फील्ड ड्राई। आपने स्टीराइल फील्ड को ड्राई रखना है ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। वंस अ स्टीराइल आइटम इज ओपन और अनकवर्ड इट बिकम कंटेमिनेटेड। अब अगर आपने स्टीराइल कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सीजर निकाल ली, सही है, अब अगर वो यूज भी ना हुई हो आपने फिर भी स्टीरिलाइजेशन के लिए भेजनी है। सही है। क्योंकि स्टीराइल ऑब्जेक्ट एक दफा ओपन हो गया तो बस हो गया,
उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से पैक भी कर दो वो स्टीराइल नहीं रहता। प्रिंसिपल हमारे पास कंटिन्यू है कि द एज ऑफ स्टीराइल फील्ड इज कंसीडर अनस्टीराइल। जो स्टीराइल फील्ड के एजेस वगैरह होते हैं वो अनस्टीराइल में आते हैं, अनस्टीराइल में, सही है। हैंडल लिक्विड्स कॉन्शियसली never near the sterile field or prevent drapes or wrappers from becoming wet। देखो अगर स्टीराइल फील्ड के साथ आपने फ्लूइड के साथ है वो करना है, डीलिंग करनी है, यहाँ पे वहाँ पे फ्लूइड है, तो आपने उसको स्टीराइल फील्ड से दूर रखना होगा क्योंकि स्टीराइल फील्ड हमारे पास ड्राई होना चाहिए। अवॉइड स्वीपिंग एंड डस्टिंग व्हेन द स्टीराइल ऑब्जेक्ट आर ओपन। आपने क्या करना है, डस्टिंग वगैरह नहीं करनी, स्वीपिंग नहीं करनी, किसी जगह को साफ नहीं करना जब आपके पास स्टीराइल ऑब्जेक्ट पड़े हों। क्यों? क्योंकि उससे कतरे वगैरह या जो है इन्फेक्टिव एजेंट वगैरह उसमें जा सकते हैं सफाई वगैरह से। पुट ऑन मास्क, मास्क को पहन ले। वॉश हैंड, अपने हाथ को वॉश कर ले। पुट ऑन गाउन एंड ग्लव्स आफ्टर हैंडलिंग स्टीराइल सप्लाई। तो स्टीराइल सप्लाई वगैरह अपने पास रख दी, स्टीराइल चीज़ें पड़ी हैं, उसके बाद आप गाउन पहनते हो और स्टीराइल सर्जिकल ग्लव्स आपने पहनने होते हैं। नेवर एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज स्टीराइल, ऑलवेज चेक द स्टीरिलिटी एक्सपायरेशन डेट। देखो कभी कभार खुद से अंदाज़ा ना लगाओ कि मड़ा बस ये पैक है तो ये क्या होगा, ये स्टीराइल होगा, नहीं। अगर उस पर बाकायदा लेबल नहीं है स्टीरिलिटी का तो आपने उसको एज अ स्टीराइल कंसीडर्ड नहीं करना है। अब ये वो तमाम प्रोसीजर हैं जो हमारे पास क्या है स्टीराइल एसेप्सिस में हम फॉलो करते हैं। सर्जिकल हैंड स्क्रब्स हैं, डोनिंग अ गाउन है, गाउन का पहनना, अप्लाइंग एंड रिमूविंग स्टीराइल ग्लव्स हैं, ये इसके अलावा स्टीरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो ये क्या है, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर सर्जिकल एसेप्सिस में इंक्लूड हैं। ये आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स को देख सकते हो। देखो ये सर्जिकल के इक्विपमेंट्स एक साथ अरेंज करके रखे हुए हैं स्टीराइल फील्ड के ऊपर। तो ये कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के दरमियान डिफरेंस और उनके प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए। इस यूनिट में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आप ईमेल के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए या आप जो हैं यूट्यूब के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिस जगह पे आपके लिए मुश्किल हो। ओके, थैंक यू।